हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग की इस क्लास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। इसके बारे में जानने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में कि कौन सा ऐसा बिजनेस होगा, कितना लिमिट होगा तो हमको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा, ये हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। अब इस रजिस्ट्रेशन में बता रहा है हमारा TIN यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। कि जब हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो भी बिजनेस है उस बिजनेस का जब हम अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमको मिलता है TIN नंबर या जिसको हम लोग बोलते हैं GST नंबर। समझ में? अब ये GST क्या होता है, GST में ही जुड़ जाता है IN, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं GST IN। क्या पढ़ते हैं? GST IN। इसका पूर्ण पूर्ण नेम हो जाता है, यानी कि अगर हम TIN का बात करें तो हो जाएगा टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और अगर जो GST IN की बात करें तो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब कह रहे हैं यहाँ पे देखिए TIN यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब यहाँ पे कह रहा है अगेंस्ट किया जाता था, ठीक उसी प्रकार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होने के बाद बिजनेस को जीएसटी IN यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ये जाइन होता है। अब आकर यह जीएसटी IN नंबर कितने डिजिट का होता है? 15 डिजिट का होता है, जो पैन पर आधारित होता है, जिसका स्ट्रक्चर निम्नलिखित होता है। यानी कि पहले जब जीएसटी नहीं था तो उस समय सिर्फ क्या लगता था? TIN नंबर लगता था, यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। कि जब आप अपने बिजनेस से टैक्स को जमा करेंगे तो उस समय आपके टैक्स को कैसे पहचाना जाएगा, तो उसको आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए आपका क्या होता था? TIN नंबर होता था। लेकिन जैसे आपका जीएसटी लागू हुआ, भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी भारत में कब कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017। जब जीएसटी लागू हुआ तो उस समय आपका आया GST IN। क्या आया? GST IN, यानी कि इसका फुल नेम दिया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब जब भी हम लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसमें वो सारा डाटाबेस निर्धारित होता है किसके ऊपर? पैन कार्ड के ऊपर। किसके ऊपर निर्भर होता है? पैन कार्ड के ऊपर। कि अगर जो हम अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराए, क्या किए? जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराए तो कुछ हमारा जो उस पे नंबर होगा वो रहेगा पैन का। किसका रहेगा? पैन का रहेगा। और कुछ जो नंबर होगा वो हमारा होगा जीएसटी का। किसका होगा? जीएसटी। यानी कुछ क्या होगा, सरकार अलग से कुछ डिजिट लगाएगी और कुछ हमारे पैन कार्ड से डिजिट लेगी। जब इन दोनों को मिलाएगी तब हमारा वहां पे बनता है जीएसटी नंबर। क्या बनता है? जीएसटी नंबर। यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारे दुकान का, हमारे बिजनेस का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर ये दिया गया। अरे समझ में? अब इसका स्ट्रक्चर बता रहा है कि देखिए सबसे पहले आपका स्टेट का कोड होता है। क्या होता? पहले स्टेट का कोड होता है। कि जैसे हम बात करें अपने स्टेट के कोड का, तो जब भी हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के जीएसटी कोड तो होता है 09। किससे होता है? 09। बिहार का देखेंगे तो होता है 10 यानी कि 10। आ समझ में? ऐसे पूरे स्टेट का अलग अलग स्टेट कोड होता है। तो फर्स्ट में आपका, अगर जो आपके स्टेट का है तो आपके स्टेट पे फर्स्ट में रहेगा क्या? 0। सेकंड क्या रहेगा? 9। और बाकी जो आपका पैन कार्ड होता है ना, पैन कार्ड, तो पैन कार्ड आप लोग देखेंगे तो शुरू में कुछ आपका अंक डिजिट वो दिया गया होता है, अल्फाबेट दिया गया होता है। अल्फाबेट के बाद क्या होता है? न्यूमेरिक होता है। न्यूमेरिक के बाद से फिर अल्फाबेट होता है, और अल्फाबेट के बाद फिर न्यूमेरिक, और उसके बाद फिर अल्फाबेट होता है। यानी कि ऐसे करके करके आपके बीच में क्या होता है कि पैन कार्ड के बीच में कहीं अल्फाबेट होगा तो कहीं न्यूमेरिक होगा, फिर कहीं अल्फाबेट तो कहीं न्यूमेरिक, यानी कि ऐसे करके दिया गया होता है। किसी का पैन कार्ड नंबर बताओ तुम अपना, बताओ पूरा। पी पी बीपी। चलो पहले तुम्हारा बीपी, फिर बीपी। हाँ, को विकास को बताना, बताओ विकास। LR ई पी के 98 63 यम। बस इतना ही है। चलिए, अब ये हो गया आपका क्या? पैन कार्ड नंबर। अब यही पैन कार्ड नंबर आपका क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पर टाइप कर दिया जाएगा। क्या हुआ? बता रहे हैं, आपके पैन कार्ड पे नंबर क्या कर दिया जाएगा? टाइप कर दिया जाएगा। अब करना क्या है आपको? सपोज करें कि यल है, यहाँ टाइप कर दिया जाएगा यल। उसके बाद क्या है? R। उसके बाद से E, फिर से P,
ई के बाद आपका क्या हो जाएगा ई, और पी के बाद फिर क्या दिया है के, उसके बाद से 9 8, उसके बाद से 6, उसके बाद से 3, और 3 के बाद क्या हो जाएगा यम। यानी कि अगर इनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा तो शुरू में इनके स्टेट का कोड आ जाएगा, आया समझ में। और उसके बाद इनका क्या हो जाएगा टोटल पैन कार्ड का नंबर हो जाएगा, और पैन कार्ड नंबर के बाद से हम लास्ट में तो आपका मिलेगा एंटिटी कोड। क्या मिलेगा एंटिटी कोड, जो हम आप लोग को एंटिटी आगे थ्योरी में बताए थे, याद आ रहा है सबको। तो वो एंटिटी कोड जो आपका आ रहा है वो सपोज कि आपका एंटिटी कोड मिल गया कितना, हम मान लेते हैं कि आपका एंटिटी कोड मिल गया 1 ही मान लेते हैं, मिल गया क्या मिल गया आपका 1। अब उसका अंदर यहाँ पे ब्लैंक, कि अगर जो आपका यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है तो कभी आपका यहाँ पे 0 डाल दिया जाएगा, तो कभी जेड डाल दिया जाएगा, तो कभी डी डाल दिया जाएगा, समझ में। और उसके बाद से आपका आ जाएगा ये डिजिट। तो जो आप चेक करेंगे तो चेकसम जो डिजिट होगा जीएसटी नंबर के माध्यम से, वही आपका लास्ट में यहाँ पे दर्ज करा दिया जाएगा, चाहे आपका 1 से लेकर के और 9 तक ये कोई भी अंक यहाँ पे आ सकता है। तो ये आपका टोटल क्या बन जाएगा जीएसटी नंबर, क्या बनेगा जीएसटी नंबर। जो टोटल जीएसटी नंबर कितने डिजिट का होता है 15 डिजिट का, तो काउंट करिए ये आपका कितना हो जाएगा 2, बाकी आपका पैन नंबर कितना है 10, तो 10 और 2 कितना हो गया 5, उसके बाद ये आपका कितना हो जाएगा 3, तो टोटल मिलाकर के आपका पैन उसका रजिस्ट्रेशन का डिजिट कितना होता है 15 डिजिट का होता है। क्लियर है सबको। अब इसके नीचे आपको बता रहा है कि लायबिलिटी टू रजिस्टर, किसको रजिस्टर कराना होगा अपने बिजनेस को, किसको रजिस्टर नहीं कराना होगा, तो यहाँ पे ध्यान दे थोड़ा सा ये बता रहा है। अब हम लोग को ये जानना है किसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो कह रहा है यहाँ पे अगर जो आपका क्या होता है थ्रेशोल्ड यानी कि लिमिट क्रॉस करता है, कह रहा है ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल आगे क्या दे रहा है एग्रेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना होता है। सपोज करिए कि आपके बिजनेस का लिमिट दे दिया गया है 1, कितना मान लेते हैं कि 1 लाख दे दिया गया, कितना दे दिया गया है 1 लाख दे दिया गया है। और अगर जो आपके बिजनेस का जो लिमिट है और जो 1 लाख से अगर जो 1 रुपया भी एक्स्ट्रा होता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। तो वही बता रहा है कि जब आपकी बिजनेस यानी कि जो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर जो वो लिमिट आपके एनुअल एग्रेसिव टर्नओवर से अगर जो ज्यादा होता है यानी कि लिमिट अगर जो क्रॉस करता है, तो उस समय आपको क्या करना होगा जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर आगे यहाँ पे कह रहा है एनुअल एग्रेट टर्नओवर के अंतर्गत सभी टैक्सेबल एग्जाम एक्सपोर्ट सप्लाई को शामिल किया गया है। और आगे कह रहा है यहाँ पे एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट निम्नलिखित है, जैसे यहाँ पे दिया स्पेशल कैटेगरी स्टेट, अब दे रहा है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद से असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उसके बाद क्या दे रहा है यहाँ पे नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। इन सब में अगर जो आपका जो थ्रेशोल्ड टर्नओवर है अगर जो 20 लाख प्लस जाता है, तब आपको इस स्टेट में क्या करना पड़ेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बाकी और इंडिया किसी भी स्टेट में अगर जो आपका टर्नओवर 40 लाख से अधिक जाता है तो आपको क्या करना होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी। यानी कि कुछ ऐसे स्पेशल रखे जाए स्टेट को कि जिसमें जो 20 लाख अगर जो आ जाता है तो आपको क्या करना होगा अपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी हो जाता है। लेकिन वही अगर जो आप आ जाते हैं किसमें इस स्टेट को छोड़ करके किसी दूसरे स्टेट में, केंद्रीय और एक और होता है संघ, आप लोग सुने हैं ना केंद्रीय स्टेट और एक और होता है क्या, अरे एक संघ राज्य होता है और एक केंद्रीय होता है, आ रहा है समझे ना। तो जो केंद्रीय राज्य है उनको क्या कराना होगा 20 लाख से जैसे पार करेंगे वैसे इन लोगों को क्या कराना होगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और यदि यही क्या होते हैं कि अगर जो दूसरे स्टेट यानी कि संघ स्टेट में आते हैं संघ राज्य में आते हैं तो इनका टर्नओवर 40 लाख से अधिक होगा, तब इनको क्या कराना होगा जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना। अब आगे यहाँ पे दे रहा है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए सबसे पहले हम आप लोग को बताएं यहाँ पे क्या, एक और थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, बताएं आप लोग को पहले रजिस्ट्रेशन, तो पहले क्या होता था सिर्फ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता था, लेकिन जैसे जीएसटी लागू हुआ तो आपके बिजनेस में क्या कर दिया गया GSTIN लगा दिया गया, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये टोटल कितने डिजिट का होता है 15 डिजिट का, जो मैक्सिमम अंक आपका कहाँ से लिया गया होता है पैन कार्ड।
और जो इसका स्ट्रक्चर नीचे दिया गया, जो हमने आपको बताया, पहले आपका स्टेट कोड रहेगा, फिर आपके पैन कार्ड का नंबर रहेगा, फिर आपका एंटिटी कोड रहेगा, ब्लैंक कोड रहेगा, और यहाँ पे सेक्शन डिजिट रहेगा। आज समझ में। अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसको आवश्यकता पड़ेगी, तो जो हमने बताया कि जिसका एनुअल टर्नओवर क्या होगा, लिमिट से क्रॉस करेगा। आज समझ में। अब लिमिट क्या दिया गया है, तो केंद्र राज्य के लिए दिया गया है, ये जो दिया अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश, यानी कि 7 केंद्रीय प्रदेश है ना, सुने आप लोग ना, 7 है कि 8? 7 है शायद। अच्छा अब है इसमें 8 हुआ है, अच्छा हो सकता है 8 ही हो। कितना दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाँ कितना है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें अगर जो आपका 20 लाख से क्रॉस करता है लिमिट, तब आपको क्या करना होगा, अपने बिजनेस को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी। हाँ 1 साल का टर्न ओवर जहाँ पे आ जाए, वहां पे हम ये समझे पूरे एक फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं। आया समझे ना। टर्नओवर यानी कि आपने एक साल में कितना लेन देन किया, कितना अपना एक्सपेंस किया, कितना अपना प्रॉफिट कमाया, वही होता है आपका टर्नओवर। आया समझ में। और उसके नीचे दिया है द रेस्ट ऑफ इंडिया, कि अगर जो केंद्र शासित प्रदेश को हटा दिया जाए, बाकी जो भी संघ राज्य बचेंगे, उन सब में अगर 40 लाख क्रॉस करता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाए। आ रहा समझ में। और फिर जैसा हम इसके आगे जाएंगे, यहाँ पे बता रहा है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। उस बिजनेस को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो निम्नलिखित कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। अब कौन कौन सा कैटेगरी आएगा, जो नीचे देखिए दे रहा है। अगर कोई पर्सन या बिजनेस इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, तो उसे अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, भले उसका एनुअल क्या दे रहा है यहाँ पे, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट्स कम क्यों ना हो। अब सपोज करिए कि आपका क्या है, कोई बिजनेस, और आप अपने बिजनेस से क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं, और उसका बिजनेस क्या है, रजिस्टर्ड है, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है, तो भी आपको क्या करना होगा, अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चाहे आप एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या दिया यहाँ पे, जो भी आपका एनुअल टर्नओवर है, लिमिट क्रॉस नहीं किया है, लेकिन आप अपने स्टेट के बाहर किसी दूसरे ऐसे पर्सन से सेल कर रहे हैं जहाँ पे उसका दुकान क्या है, रजिस्टर्ड है, तो भी आपको क्या करना, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाता है। असल में अगर जो आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, तो जो दूसरे स्टेट से आपके यहाँ परचेज करने के लिए आएगा, और वो देखेगा इनका दुकान रजिस्टर्ड नहीं, तो खरीदने वाला नहीं। क्यों खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि जब आप 40 लाख से ज्यादा का सामान खरीदेंगे, या 40 लाख से ज्यादा का सामान लेके जाएंगे, तो आपको वहां पे क्या होता है, एक ईवे बिल जनरेट करना होता है। क्या करना होता है, ईवे बिल। ईवे बिल पता है क्या होता है, आप लोग टूल्स का ये क्या होता है, टूल गेट का नाम सुने हैं ना, टूल गेट जहाँ पे वाहनों का जांच पड़ताल किया जाता है। तो अगर जो आप उतने से अमाउंट से ज्यादा सामान खरीदे हैं, दूसरे स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे, तो आपको टोल गेट से होकर गुजरना पड़ेगा। आ रहा है समझ में ना। अगर जो वहाँ पे आप अपने क्या किए हैं, सामान का ईवे बिल नहीं बनवाए, तो वहां पे आपके माल को क्या कर लिया जाता है, आपके गुड्स को जब्त कर लिया जाता है। आ रहा है समझ में ना। जब आप वही ईवे बिल दिखाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप वहां से बाहर आ सकते हैं। तो ईवे बिल जनरेट कौन करेगा, कि जिसका बिजनेस है वो रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तभी कर सकता है, नहीं तो वो ईवे बिल जनरेट नहीं कर सकता। फिर आगे कह रहा है दूसरा, कि अगर कोई क्या हुआ, क्या हुआ, व्यापार मंडल अधिकारी। अब देखो व्यापार मंडल अधिकारी जो होते हैं ना, तो वो करते क्या है, सपोज करिए कि आप क्या कर रहे हैं, एक आपका वाहन है, और इस वाहन में आप क्या कर रहे हैं, कि सामान खरीद के लेके आ रहे हैं, लगभग लगभग कम से कम आप 40 लाख, कितने का लेके आ रहे हैं, 40 लाख का। और अगर जो आपने क्या किया, ईवे बिल जनरेट नहीं कराया, आ रहा है समझे ना। ईवे बिल जनरेट कब होगा, कि जब आपका जो भी बिजनेस है वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, तो आप ईवे बिल जनरेट नहीं कर सकते। और जब तक ईवे बिल जनरेट नहीं होगा, तो जो व्यापार मंडल के अधिकारी है वो ये समझेंगे इसने 40 लाख का सामान खरीदा है, लेकिन जीएसटी पेमेंट नहीं किया। आ रहा है समझ ना। तो जीएसटी पेमेंट करना बिल्कुल कंपलसरी हो जाता है, ताकि आप जो कमाएंगे उसी से क्या होगा, उसी को आप देंगे सरकार को, और उसी पैसे सरकार क्या करती है, कि कहीं न कहीं किसी अन्य संस्था में लगाने का काम करती है, जिससे कहीं न कहीं विकास धीरे धीरे होता है। आ रहा है समझ में। यही क्या होता है, आप सपोज करिए कि आप क्या कर रहे हैं, गोरखपुर से लेके आ रहे हैं पटरौना कोई सामान, आ रहा है समझ ना।
अरे तो अब देखिए, सपोज करिए कि आप लोग सुनते भी होंगे, टैक्स से बचने का तरीका क्या होता है कि आप 100 रुपया कोई सामान खरीदे और उस पर आपने जीएसटी दे दिया, मान चले 5 रुपये। कितना दे दिए? 5 रुपये। तो टोटल आप अपने सप्लायर को कितना पेमेंट किए हैं? 105 रुपये। तो आप मान चलिए 5 रुपये वहां पे जीएसटी दे दिए। कितना दे दिए? 5 रुपये। लेकिन जब आप सेल करेंगे तो क्या 100 रुपये में ही सेल करेंगे? मान लेते कि आप सेल करें 120 रुपया में। कितना में सेल कर रहा है? 120 रुपया में। तो जब आप 120 में सेल करेंगे तो इस बार हम मान के चलें कि आपने जीएसटी उससे ले लिया कितना? 6 रुपये। कितना ले लिए? 6 रुपया। तो आप 5 रुपया तो पहले ही जीएसटी दे दिए, तो आपका 1 रुपया टैक्स लायबिलिटी बच जाएगा। अब यही हो, आप जीएसटी पे नहीं करते हैं तो आपके पास अमाउंट क्या होगा? बचेगा। आ रहा समझे ना? तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो ये चाहते हैं कि जो हमारा टैक्स लायबिलिटी है वो हमारे पास प्रॉफिट में आए, हम उसको जमा ना करें। इसलिए अधिकांश लोग क्या करते हैं कि अपने दुकान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। तो जब टैक्स डिपार्टमेंट वाले आते हैं कुछ पैसा दे देते हैं वो लोग। अब इसमें आप लोग जानती हैं सारा घुसखोरी का जमाना चल रहा है। आ रहा समझे ना? कुछ पैसा ले लेते हैं, डायरेक्टली कह देते हैं आप इतना पैसा दे दीजिए, हम चले जा रहे हैं। आ रहा समझे ना? वो कुछ पैसा लेते हैं, आसानी से चले जाते हैं, आप टैक्स से बच जाते हैं, आपको टैक्स देना भी नहीं पड़ता। अरे सुनिए, अब सपोज करिए कि आपने क्या किया, पूरे 1 साल में टर्नओवर यानी कि जीएसटी के माध्यम से कमा लिया 1000 रुपया। मान लेते हैं आपने कितना कमा लिया? 1000। और 1 साल में वो जो आपने दे दिया 300 रुपया, तो भी आपका 700 रुपया बचा कि नहीं बचा? बचा ना? और यही जब आप जीएसटी पेमेंट करते तो आपको टोटल कितना देना पड़ता? 1000। आ रहा समझ में? तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो इसके यानी कि टैक्स से बचने के लिए अपने दुकान को रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, और जब व्यापार मंडल वाले आते हैं तो चेक करते हैं, जब नहीं, जब रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं? पकड़ के ले जाते हैं, कुछ पैसा जमा करते हैं। या बहुत लोग ऐसे होते हैं कि आप लोग देखे होंगे, एक व्यापार मंडल नाम से एक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। आ रहा है समझे ना? कई लोग क्या करते हैं, व्यापार मंडल से एक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं कि अगर आप अपने दुकान का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं तो व्यापार मंडल वाले ये लिख देते हैं कि इनके दुकान का जो लिमिट है वो अभी लिमिट क्रॉस नहीं किया, अभी लिमिट के अंदर है, तो इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कोई कंपलसरी नहीं। आ रहा है समझे ना? हाँ तो ये, अच्छा तुम व्यापार मंडल की सर्टिफिकेट की बात कर रहे हो ना? तो सर्टिफिकेट वही बता रहे हैं। देखो होता क्या है कि सपोज करिए कि आपका बिजनेस है। अब आपके बिजनेस का मान चलिए कि आपका टर्नओवर हो जाता है कितना? 40 का। यानी कि वो संघ राज्य में तो आपका कितना हो जाता है? 40 लाख। तो 40 लाख से ज्यादा जैसे होता है आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। लेकिन जब व्यापार मंडल वाले आते हैं तो कुछ पैसा ले लेते हैं और एक आपको सर्टिफिकेट बना करके देते हैं। अब वो सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन नहीं बनता है, पता है? कागज पर मत यानी कि पेन से लिख देते हैं और आपको उससे फोटो चिपका करके दे देंगे। अरे समझे ना? ताकि वो जीएसटी वाले आएंगे भी, चेक भी करेंगे तो उसमें देखेंगे हाँ ये व्यापार मंडल वाले पहले से आ चुके हैं, चेक करके और इनका देख लिए हाँ ये 40 लाख से इनका टर्नओवर कम है, इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कोई कंपलसरी नहीं। आ रहा समझे ना? इसीलिए क्या होते हैं लोग कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो 200 300 400 500 लेकर के या दे करके फिर क्या करा लेते हैं, उसको व्यापार मंडल के माध्यम से उसका एक अपना सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं जिससे उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं रहे। आ रहा समझ में? ये आप लोग थोड़ा सा जब पढ़ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि कब ये मैंडेटरी हो जाता है, कब ये कंपलसरी हो जाता है कि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। आ रहा समझ में? और जब नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा टीडीएस। क्या मिलेगा? टीडीएस। अब ये टीडीएस क्या होता है कि जैसे मान चलिए कहीं आप क्या कर रहे हैं, कहीं ऐसे जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे आप कई ऐसे वर्कर्स की आप सैलरी देते हैं, तो वहां पे आपको टीडीएस लगाना जरूरी हो जाता है। अब उसके नीचे आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ डीलर। क्या मिलेगा? टाइप्स ऑफ डीलर। अब डीलर कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर जो मैनुअली रूप से देखा है तो डीलर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं डीलर? अब डीलर क्या होता है ये आप लोग पहले ध्यान से देखिए। कह रहा है डीलर को एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के आधार पर निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका दे रहा है कि रेगुलर डीलर और दूसरा दे रहा है कंपोजिशन डीलर। अब ये रेगुलर डीलर क्या है? कह रहा है ऐसे डीलर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है उन्हें अनिवार्य रूप से अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी रेगुलर स्कीम में कराना है। यानी कि जिसका टर्नओवर क्या होगा? 1 करोड़ से ज्यादा होगा। क्या हुआ? यहाँ यहाँ नहीं, अनिवार्य रूप से है ही, बीच में थोड़ा सा स्पेस ज्यादा दे दिया गया है।
यानी क्या किया गया हो, अनिवार्य रूप से अगर जो उनका 1 करोड़ से टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो उनको अनिवार्य रूप से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना, लेकिन किसमें, रेगुलर में। और अगर जो हम ये कहें कि कंपोजिशन, रेगुलर डीलर किसे कहते हैं और कंपोजिशन डीलर किसे कहते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक है उनको क्या करना होगा, कंपलसरी रूप से कि अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसमें कराना होगा, रेगुलर डीलर में। और अगर जो 1 करोड़ से कम है तो उनको किसमें कराना होगा, कंपोजिशन। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अगर 1 करोड़ से कम है तो वो कंपोजिशन में रह सकते हैं, और जब वो चाहे तो क्या हो सकते हैं, रेगुलर डीलर में जा सकते हैं। लेकिन जिनका 1 करोड़ से अधिक है उनको कंपलसरी है कि रेगुलर डीलर में ही रहना। अब देखिए यहाँ पे आगे बता भी रहा है कि ऐसे डीलर्स को अपना टैक्स मंथली या क्वार्टरली जमा करना होता है। अब सपोज करिए कि आपका जो टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है ना, तो आपको जीएसटी जो भी टैक्स जमा करना होगा या तो मंथली जमा करना होगा या तो क्वार्टरली। क्वार्टरली आप लोग समझ रहे हैं ना, 3 महीने पर एक बार। आ रहा समझ में, यानी कि आप फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल, मई और उसके बाद से जून। ये 3 महीनों का आपको क्या करना होगा, जून में एक बार जमा करना होगा। आ रहा समझ में, फिर उसके बाद से जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों का आपको लास्ट महीने सितंबर में यहाँ पे टोटल जीएसटी जमा करना। आ समझ में। अब ऐसे आप क्वार्टरली भी जमा कर सकते हैं और चाहे तो पर मंथ, यानी कि अप्रैल में जमा करिए, मई में जमा करिए, जून में जमा करिए, ऐसे दोनों सबको क्या करना होगा, जीएसटी जमा करना। फिर आगे यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे डीलर्स टैक्स कैलकुलेट करने के लिए निम्नलिखित फार्मूले का प्रयोग करना होता है। जैसे एग्जाम्पल बता रहा है कि आपका 1 जनवरी 2021 से यहाँ पे दे रहा है QRMP कि आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप क्वार्टरली कर सकते हैं, चाहे तो आप अगर रेगुलर में तो आप क्या कर सकते हैं, मंथली भी पेमेंट कर सकते हैं। और जब आगे आएंगे तो यहाँ पे कह रहा है इसके अंतर्गत आप क्या करेंगे, पार्ट दे रहा है ना, रिटर्न फाइल कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो आप मंथली भी या तो चाहें तो आप क्वार्टरली भी क्या कर सकते हैं, कि जो आपका जीएसटी फाइल होता है, जीएसटी फाइल का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपने परचेस करते समय जीएसटी दिया, आ रहा है समझ में ना, और सेल करते समय जो आपने जीएसटी लिया, तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे और जो अमाउंट बचेगा वही आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जमा करना होगा। इसमें तो आप ऐसे जमा करेंगे, जब आप रेगुलर में रहेंगे ना तो आपको क्या करना होगा कि आपको जमा कितना करना होगा, कि अगर जो 5 रुपये आपने जीएसटी पेमेंट कर दिया है, 6 रुपये लिया तो आपका 1 रुपया जो बचेगा वही पेमेंट करना होगा। लेकिन आप जब कंपोजिशन में आएंगे ना, तो कंपोजिशन का रूल ये कहता है कि आप कितना हो भी कमाइए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन जब आपका जो एनुअल टर्नओवर हो रहा है ना, आपको उस पे हमको 1% देना हो। आ रहा समझे ना, अगर जो आप पूरे साल में 100 रुपया कमाए तो उसका 1% कितना होगा, 10 रुपये। कितना होगा, 10 रुपये। यानी कि आपने टोटल एक साल में अगर जो 100 रुपया कमाया तो इसका 10 रुपया हमको क्या करना होगा, जीएसटी के रूप में जमा करना होगा। ये किसका रूल कहता है, कंपोजिशन। आया समझ में, ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, बाकी कंपोजिशन डीलर हम आप लोग को कल बताएंगे। और कंपोजिशन डीलर बताने के बाद से आगे आप लोग बताएंगे क्या है इसमें, ये जीएसटी का टाइप जो कंपोजिशन वाला है कि कब किसको कितना देना पड़ेगा, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे बताएंगे कंपोजिशन डीलर गुड्स ऑफ सप्लाई के बारे में। फिर नीचे थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे एचएसएन कोड, और एचएसएन कोड के बारे में जानने के बाद हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे किस पर, चार्ट्स ऑफ अकाउंट है ना, मेंटेनिंग चार्ट्स ऑफ अकाउंट। यानी कि अब आगे हम लोग यहाँ से क्या करना होगा, एक कंपनी बनाना है, और कंपनी बनाना डायरेक्टली प्रैक्टिकल स्टार्ट कर हो जाएगा। चलिए आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए, थोड़ा सा पढ़ के आइए घर से। आज के लिए बस इतना ही।